की इमाम का। नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सदारती रेफरेंस जो कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा हुआ था, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई है। और वो राय जो सामने आई है, तो जो अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट है, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ की जीत उसको करार दे रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट है वो उस पर बेहतर अंदाज में बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर सी टाइम लाइन है जो मुझे आपके सामने रखनी है, वो मैं ज़रा आपसे यहाँ पर पहले शेयर कर लूँ कि बेसिकली जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से रेफरेंस हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई। सदारती रेफरेंस 23 दिसंबर 2020 को दायर किया गया। सेनेट इंतखाबात आइन ने पाकिस्तान के जिम्मे में आते हैं या इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत अपनी राय दे। 4 फरवरी 2021 को ओपन बैलेट आइनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया। आइन आर्टिकल के तहत 226 में तरमीम की जाए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। 6 फरवरी 2021 को सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट और काबिल शनाख्त करवाने का सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत है। 1 मार्च यानी आज बिलाखिर अदालती राय के मुताबिक सेनेट इलेक्शन आईन पाकिस्तान के तहत होते हैं, लिहाजा सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के तहत हुई होंगे। अलबत्ता वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रखा जा सकेगा या रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 का इस्तेमाल करते हुए करप्शन के खात्मे और शफाफियत बरकरार रखने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे ताकि करप्शन को रोका जा सके। नाज़रीन, ये है वो राय जो आज हमारे सामने आई है। दोनों अपनी अपनी जीत कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल लोगों का कहना यही है, जो अक्सरियत का कहना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ देर पहले उनका इजलास भी खत्म हुआ है, जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं पहले मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ चली जाती हूँ ताकि आपसे उनका तारुफ करा दूं, फिर अपने ही शो का एक क्लिप भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा MNA PTI की हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ है। इस्लाम को डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सदीक जान सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, हमारे साथ इस मौजूद हैं। यूट्यूबर अस्सलाम वालेकुम सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वीडियो लिंक पे लाहौर से हमारे साथ मौजूद है मलिक अहमद खान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब जो कि लॉ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी, और जो हमें देख रहे हैं, जरा एक वीडियो एक क्लिप हमने अपनी शो का चलाना है। जब ये बातें तमाम बहस हो रही थी कि आया कि सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, ये सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जो मशरूत है वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी, ओपन बैलेटिंग होगी, और जो आज जिस आर्टिकल का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने 218 दिया है, उस पर क्या बात की थी उस वक्त जो सरवर बारी साहब थे फाफिन की, वो जरा सुनिएगा। एक तो बात हो रही है कि सीक्रेट बैलेट की, और दूसरी बात हो रही है ओपन बैलेट की। एक बीच का रास्ता है, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी दर्ज है कि आइडेंटिफाइएबल बैलेट, यानी कि काबिल शनाख्त बैलेट पेपर, यानी कि रहेगा वो सीक्रेट ही, बज़ाहिर किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि वो देखना चाहती हैं कि हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने किसको वोट डाला है, तो वो काबिल शनाख्त बैलेट पेपर बनाए, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 29 में भी है, जो सेक्शन 29 है, क्लास 29 है, उसमें भी दिया है। लेकिन एक और अहम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दफा है वो है 218, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और वो मैं पढ़े देता हूँ। ये है 218(3). इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. ये अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इलेक्शन कंडक्ट करे जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, वो जस्टली हो, फेयर हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, लेकिन क्या ऐसी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने माजी में निभाई है? मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मलिक साहब से जरा अपोजिशन है उनसे भी बात कर लें, थोड़ा दूर भी बैठे हुए हैं। मलिक साहब,
इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं या राय को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे जब उन्होंने ये कह दिया कि एब्सोल्यूट सीक्रेट नहीं होगा, प्लस इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन इलेक्शन को शफाफ बनाने में आर्टिकल 218 पर अमल कीजिए। मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें दो बुनियादी बातें हैं जो कि ज़ेर नज़र रहनी चाहिए हर बहस के मौके पे। नंबर वन कि कब जब आपका इतना प्लेन स्पीकिंग हो और इतना उसके टेक्स्ट के मीनिंग इतने आसान हो और उसमें कोई इबहाम ना हो, तो किसी की ख्वाहिश के ताबे एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से क्या मुवक्क़फ़ मांगना चाहिए। अच्छा, आज के सुप्रीम कोर्ट की इस एडवाइजरी जो आज उन्होंने जारी की है, उसके नतीजे में तो ये बात ज़्यादा वाज़ेह होगी कि नहीं, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर आप राय तलब कर लें अपनी इस उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, तो फिर तो मुनासिब बात है। लेकिन जहाँ पर इतनी प्लेन स्पीकिंग हो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने टेक्स्ट की, जैसे 226 है या अभी आप 218 का हवाला भी दे रही हैं, तो आर्टिकल 218(3) तो पहले ही इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद करता है कि वो ऐसे तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन का कंडक्ट कराएंगे जो 226 के तहत सीक्रेट भी होना चाहिए, ज़रूरी है, और उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस और वो फेयरली भी होना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसमें कहाँ पे इबहाम था? अब करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? अब यानी आपको वोट ऐसा देखते हैं कि वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड देन आफ्टर दैट अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिस करता है तो उसकी जज़ा सज़ा का इख्तियार किसके पास होगा? क्या इलेक्शन कमीशन उसमें को मुदाखलत कर सकती है? और करने के बाद ऐसे लोगों को जिनके मुतल्लिक आपके सामने एविडेंस आ जाती है कि जैसे आपकी इलेक्शन जो थी पिछली वाली सेनेट की, उसमें केपी के कुछ अरकान की एक वीडियो वायरल होगी, तो क्या उसकी बुनियाद पर कोई डेटरेंस क्रिएट की जा सकती थी फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? ये सवालात थे जो ज़रूरी थे, जो कि उठने चाहिए थे। इस ज़मीन में तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, और ना ही हुकूमत, क्योंकि हुकूमती पार्टी है, और ना ही अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास गई कि उन अरकान के ख़िलाफ़, जो कि एक एक्ट उस वक्त का था, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के कॉग्निजेंस में तो तभी आएगा जब उसकी वीडियो वायरल हुई है और तब वो उनके नॉलेज में आ गया। अगर इलेक्शन कमिशन इतना एक्टिव होता और इतना विजिलेंट होता तो मेरा ख्याल है ना इस चीज़ों की ज़रूरत होती, ना कोई इबाम होता, ना हॉर्स ट्रेडिंग होती, ना पैसा चलता, ना करप्ट प्रैक्टिसेस होती। सारा रोना ही यही है मेरा ख्याल है। नहीं, देखिए इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि आपने किया क्या। देखिए करप्ट प्रैक्टिसेस तो हर इंस्टीट्यूशन में है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है? अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप कह सकते हैं कि जुडिशरी इज़ विदाउट दिस ब्लेम, आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज विदाउट दिस ब्लेम। अच्छा चलें, ठीक है, एक सेकंड सर जरा, मुमकिन ही नहीं है, यानी आपके जो चारों पिलर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एतराज़ है। अच्छा मैं जरा जवाब दे लूं इस पे नौशीन आमिर साहब का। यहाँ पर ये हुआ कि आपने इसको ये सोच के कैरी नहीं किया जा सकता कि हर इंस्टीट्यूशन में माजरत के साथ नौशीन आमिर साहबा, क्या ये आपको लगता है कि हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत है? आपने नहीं देखे, नहीं, मैं नदिया, मुझे एक सेकंड प्लीज यहाँ रोकेंगी, एक सेकंड प्लीज, बिफोर यू गो फर्दर आप मुझे मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट कर लेने देती तो शायद मुनासिब होता। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से आप वो चीज़ तब्दील नहीं करते जिसकी वजह से आप ये कहते हैं आपने करप्ट प्रैक्टिस पकड़ी है कि क्राइम है, इसकी जज़ा सज़ा का निज़ाम आप वज़ा करें और उसके साथ आप उसको रोकने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर कहीं पे कोई करप्ट प्रैक्टिस पकड़ी जाती है तो उसके साथ आपको किसी चीज़ की इंडिपेंडेंस को आप सबसे आइडियल तो ये है कि पार्लियामेंट में बिल आए, आप लोग सब अफवाह तकीन के साथ उसको उसमें तरमीम कर दें। नौशीन आमिर साहबा, हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत है ये? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि देखें हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था। सेनेट एक ऐसा फोरम है जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पार्टीज़ जो कि प्रोविंसेस में या सेंटर में मौजूद हैं। तो माजी में हम ये देखते रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती रही हैं जिसकी वजह से जो पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी सेनेट में। और इसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल पिछली दफ़ा केपी का इलेक्शन था जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं थी जितनी उन्होंने सेनेट की सीट्स ले ली थी।
तो पीटीआई का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने तमाम अदारों को, तमाम चीज़ों को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत लेकर आना है, वहाँ से करप्ट प्रैक्टिसेस को दूर करना। मैं समझती हूँ कि पहली जीत तो हमारी ये हुई थी कि पंजाब में जिस वक्त जिस पार्टी का जितना राइट बनता था उतनी सीट्स के साथ एक बाहमी फ़ाहम व तफ़हीम के साथ एक सेटलमेंट हो गई और उसके ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि दैट वाज द फेयर वे कि भाई जिसकी जितनी सीटें मौजूद हैं उसके मुताबिक वो सेनेट में अपना हिस्सा ले ले। तो अब भी यही मैं समझती हूँ कि ये सेंटर में भी जो ये हुआ है ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क का कुछ फैब्रिक इस तरह का बन गया हुआ है कि यहाँ पर ये माजी में मैनिपुलेट होते रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस। तो अब इसका वाहिद तरीका यही है कि जो पार्टी के एक मॉरल बाइंडिंग होती है हर मेंबर की कि वो जिस पार्टी से इलेक्ट होकर इस प्लेटफॉर्म पे आता है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, कि जब सेनेट में वोटिंग की बारी आती है तो वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल हो और उस पार्टी को ही वो अपना वोट दे। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि जब तक ये चीज़ हमारा फैब्रिक ठीक नहीं होता, जब तक हमारे अंदर से ये एक एलिमेंट नहीं निकलता, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसी के मुताबिक इस चीज़ को चलना है, तो मैं समझती हूँ तब तक हमें इस किस्म के लॉज को हाईलाइट करने की जरूरत है। आज का जो एडवाइजरी आई है सुप्रीम कोर्ट की, डू यू थिंक सो कि जो आपका मौक़िफ़ था वो उसको हेल्प आउट कर रही है? मतलब वो सीक्रेसी जो है उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो क्या वो आइडेंटिफाइबल वोट है? जी बिल्कुल, देखिए हमारा तो यही था कि एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो कि अगर कोई मेंबर, जैसे सपोजिंग हमारे इस वक्त नेशनल असेंबली में 20 वोट्स की बर्तरी हमारे पास हासिल है, हमारे पास तमाम फैक्ट्स फिगर्स मौजूद हैं, अगर कल को उसमें से कोई 2 4 5 अगर कम नज़र आते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे, तो आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कि आप अपने सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर शक करो, आपको आइडेंटिफाई करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि उस द ब्लैक शीप आउट ऑफ द लॉट होनी चाहिए। जी वीडियो तो अच्छा, मैं चौधरी साहब से बात करूंगी, उसके बाद सिद्दीक जान साहब से पूछूंगी कि जो बेसिकली जो अदालतों की कार्रवाई थी वो अब तक इन्होंने देखी, अदालत का मूड क्या था, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जजेस के रिमार्क्स क्या रहे, जो फ्रीकैन वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, किन आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में ये एडवाइजरी आई है। लेकिन चौधरी साहब जरा मुख्तसरन ये बताइएगा कि अब जो ये जो टोटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्शन कमीशन, क्या उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन 218 आइन पे अमल दरामद करते हुए शफाफियत को बरकरार रखे? ये आर्टिकल ये कोई नया तो डला नहीं है, पहले भी था, अमल नहीं होता था, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बट अभी जो 2 चीजें ऐड हुई हैं जो मुझे लगता है, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट सीक्रेट नहीं होगा, एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होगी, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब ये इलेक्शन कमीशन को किस हद तक हेल्प आउट करेंगी कि वो इलेक्शन के प्रोसेस में शफाफियत को बरकरार रखे और करप्ट प्रैक्टिस को होने से रोके? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कामयाबी इस बात की है कि उन्होंने सबसे पहले ये सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट की बात की, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी उसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि माजी में इसका बहुत गलगला रहा और बहुत शोर होता रहा और इससे साख बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई पार्लियामेंट के ऐवान बाला की। दूसरी बात यह है कि ये जिस बैकग्राउंड में आई है जजमेंट तो नहीं है, राय आई है, उसमें 2-3 बातें जो रिमार्क्स जो थे, ऑब्जर्वेशन थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बल्कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मुखातिब होकर कहा कि क्या आपका जो उसका था जमहूरियत का पैक्ट जो था आपने किया हुआ था, उसकी रोशनी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात आप तय कर चुकी थी आपकी क़यादत, तो क्या उसका आपको ख्याल नहीं आ रहा? और दूसरी बात उन्होंने कही कि पार्लियामेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो, वो रिप्लेस नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को अदालत रिप्लेस नहीं कर सकती। ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें थी, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह। और फिर तीसरी बात जस्टिस इजाजुल हसन साहब की थी, उन्होंने कहा कि सीक्रेसी जो है वो कभी भी लामहदूद मुद्दत तक नहीं होती। तो ये 3 बातें जो थी, जो क्रक्स था, जो उनके कमेंट्स में, उनके रिमार्क्स में आया, उसी की बुनियाद पर ये राय मुरतब हुई। और उस राय में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आइडेंटिफाइएबल होना है। और दूसरा, क्योंकि वो इससे नहीं जा सकते थे, आर्टिकल 226 का आइन का आर्टिकल है, इससे जब तक तरमीम ना हो 2/3 मेजोरिटी के साथ इससे मुफाद नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका जो था वो उन्होंने, चूंकि आईनी जिम्मेदारी है इसकी इलेक्शन कमीशन की कि वो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए आर्टिकल 218 के तहत। तो उसमें अगर आप इस दोनों चीजों को मिला के देखें कि करप्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने कंट्रोल करनी है, चेक करनी है, किस तरह वो कर सकते हैं,
फेयर फ्री इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो उससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि आप आइडेंटिफाइएबल रखें उस बैलेट पेपर को, कि जिसे जब किसी को शक हो और मुतासरा फ्रीक जो है वो जब जाके राब्ता करे इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन उसे खोल के बता सके। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी इंटरप्रिटेशन। मुझे मुख्तसरन बताया कि इलेक्शन कमीशन की ये बाइंडिंग है कि जो एडवाइजरी है सुप्रीम कोर्ट की उस पर मनोअन अमल करे। देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए इसलिए भी पाबंदी है क्योंकि उन्होंने तो आइन की तशरीह की है ना। आइन की तशरीह यानी इसे उस अंदाज में अगर जजमेंट आप ना भी समझे कि जिसके तो इन्हें अदालत होती है, अगर उस पर अमल ना किया जाए, ये जो जजमेंट लॉ है, ओपिनियन उनकी जो है बुनियादी तौर पर ये परसुएसिव ही नहीं बल्कि चूंकि आइन की तशरीह है, तो आइन की तशरीह तो उन्हें माननी पड़ेगी कि तू यानी उस तनाजुर में जबकि करप्शन के इल्जामात है, पैसे के इल्जामात है, तो कैसे इंश्योर किया जा सकता है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आइडेंटिफाइएबल वोट का जो और सीक्रेसी मुस्तकिल बुनियादों पर ना होना, ये रास्ता दिखा दिया है, आइन का रास्ता दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और 218 की जिम्मेदारी पूरी करे, तो उन्हें वो ऐसा करना होगा। अगर वो नहीं करते अच्छा, तो दो चीजें है ना चौधरी साहब, दो चीजें, एक तो टाइम शॉर्ट है, जरा आज फर्स्ट हो गई है, थर्ड को इलेक्शन है। खैर, जब आज हुकूमती वक्त जाके इलेक्शन कमीशन उन्होंने इस्तदा की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग हो सकती है। अच्छा सिद्दीक जन साहब, जरा मुझे अदालत का अहवाल भी बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये एक एडवाइजरी मांगी थी तो इतना प्रोलॉन्ग इसको केस को काफी ज्यादा हो गया, और फिर ओपन होगा, सीक्रेट होगा, किस वक्त क्लैरिटी हुई कि ये डिसीजन क्या होने जा रहा है, किस तरह था ओवरऑल माहौल? देखिए, एक तो यह है कि आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं और ये जिस भी प्रोग्राम में होते हैं तो मैं इनको लाजमी सुनता भी हूँ और इनसे सीखता भी हूँ उनकी मौजूदगी में। और अहमद खान साहब भी आपको पता है कानूनदान है, मुश्किल होता है बात करना, लेकिन मैं वो सबक इनको सुना देता हूँ जो हमने वहाँ बैठकर पढ़ा या सुना अदालत में। देखें, ये क्यों हुआ, अदालत को ये क्यों लिखना पड़ा? ये इसलिए लिखना पड़ा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चारों मेम्बरान को बुलाया गया और उनसे ये पूछा गया कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, पैसे लगते हैं, मंडियाँ लगती हैं, तो आप ये बताएं कि आप इसको कैसे रोकेंगे? यकीन करें 2 दिन में एक मरतबा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके मेम्बरान, उनका वकील नहीं बता सका कि वो कैसे इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकेंगे। उनसे ये पूछा गया कि ये 2018 वाली जो वीडियो सामने आई हैं इस पर आपने क्या किया? उन्होंने कहा ये तो हमें परसों पता चला है। तो उस पर एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको नहीं पता, जिसको पता होना चाहिए उसको नहीं पता, और जिनको नहीं पता होना चाहिए था उस पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है। फिर उनसे पूछा गया कि आप, सारी जो डिस्कशन हुई वो इस बात पर हुई कि आप कहते हैं कि अच्छा, जो PDM के वकला थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या पाकिस्तान बार कौंसिल, ये सारे, उनका एक ही मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 226 के जरिए होंगे सेनेट इलेक्शन, और उसमें सिक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट है, उसको आप कभी नहीं देख सकते। अगर आपने उसको ट्रेसेबल बनाने की कोशिश की, ट्रेसेबल बनाया, तो जो वोट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अदालत ने उनको कहा कि अच्छा चलें, हम आपकी बात मान लेते हैं कि सिक्रेसी हो, एब्सोल्यूट हो एक लम्हे के लिए, तो ये बताएं कि आप, एक वीडियो आती है जिसमें नून लीग के या PTI के MPs पैसे ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? उम्मीदवार जो कि पीपल्स पार्टी का है, वो जीत भी गया है, पीपल्स पार्टी की वहां से सीट नहीं बनती थी। अब आपके सामने वो वीडियो आती है, आप बुलाते हैं उस पीपल्स पार्टी के सेनेटर को जो मुंतखब हो गया है और PTI के MPs को कि भाई आप पैसे ले रहे हैं, वो कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा पुराना लेन देन था। अब आप इसको कैसे साबित करेंगे कि इन्होंने वोट के लिए ही पैसे लिए हैं, जब आप वोट को ट्रेसेबल ही नहीं होगा? दूसरी बात यह है, अदालत ने बहुत सख्त रिमार्क्स आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जिस वजह से अदालत इस हद तक गई। उन्होंने कहा ये स्लीपिंग जायंट है। ये एजाजुल एहसन साहब की रिमार्क्स थे। एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम सो रहे हैं, प्लीज हमें मत जगाएं। और एजाजुल एहसन साहब ने कहा हमने बहुत कोशिश की इलेक्शन कमीशन को जगाने की, लेकिन वो कह रहे हैं हमें सोने दें, हमें ना जगाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स ये थे जो आरिफ चौधरी साहब ने बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, रज़ा रब्बानी साहब को बुलाया रोस्टम पे, अभी उनकी बारी नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था उसका पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसमें आप दोनों ने लिखा हुआ था। अब अगर आप पीछे हट गए हैं दोनों, बंदा पीछे हटता रहता है लेकिन किसी असूल की बुनियाद पर हटता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद हैं, मीडिया, सिविल सोसाइटी, कमेटी ऑफ द होल, आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हर जगह पे ये बात हुई है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। और इसको अब आप कह रहे हैं कि जी। अच्छा मलिक साहब, आज जो एडवाइजरी आई है, यकीनन आपने भी उसको थॉरोली उसको स्टडी किया होगा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होगी, लेकिन मुझे ये समझाएं कि ऑपोजिशन यानी आप यानी PDM एब्सोल्यूट सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए क्यों बज़िद थी?
नहीं देखिए, इसमें बुनियादी सवाल ये है कि आईने पाकिस्तान का तकाजा क्या है। मैं किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे या किसी एक तशरीह पे या किसी एक मैल प्रैक्टिस या करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद पे मैं आइन की शक्ल मस्ख नहीं कर सकता। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेनेट के इलेक्शन को एक आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक ही करवाने की बात करता है। तो जब तक तो 226 है ये सीक्रेट बैलेट के साथ ही है और सीक्रेसी एब्सोलूट है, उसके अंदर कोई ट्रेसेबिलिटी या किसी और चीज़ का कोई जिक्र नहीं। और ये मैं किसी एक मुफाद से नहीं कह रहा। अब क्या होता है कल कोई इलेक्शन में कि यूसुफ रज़ा जीतते हैं, नहीं जीतते, हफीज़ शेख हारते हैं, जीतते हैं, इससे मैं एब्सोलूटली इस चीज़ से बियॉन्ड होकर मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं फॉर टाइम्स टू कम की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मॉरल क्वेश्चंस को डिक्टेट करने के लिए जितने सवालात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अभी ज़ेर बहस आए, क्योंकि ऑब्वियसली वंस यू आर रिपोर्टिंग इन द कोर्ट तो आप सबसे बेहतर अकाउंट दे सकते हैं, और अभी बड़ा अच्छा अकाउंट उन्होंने दिया भी कि सवालात की नोयत क्या थी। तो सवालात की नोयत ये सजेस्ट कर रही है कि ये क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी ऑफ पीपल थे, कि जो वो सवाल उठते हैं कि ये इस तरह से वोट बिक जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार क्या है। एब्सोल्युटली राइट। अब उन करप्ट प्रैक्टिसेस के आपके पास एविडेंसेस आई हैं, आप उसके ऊपर अपना उनके तदारुक करने का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, कोई जज़ा सज़ा का मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर कोई जुर्म होता है तो उसको जुर्म को रोकने की कोई प्रिवेंशन जो आपके सामने होती है वो आप कैसे इख्तियार करते हैं, उसके लिए आप आइन की शक्ल नहीं बिगाड़ सकते। ये आपके पास एक और कवानीन हैं जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, वो आपके पास बनाने का इख्तियार है, या आप एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बिल्ड कर लें। और ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस किन फ्री कैन के दरमियान बिल्ड होता है। ये अगर आज इनको इस चीज़ का अच्छा लग रहा है कि ये इस पे उठाएं नुक्ता कि ये जी सीक्रेट बैलेट जो है ख़त्म करें, इसके अंदर मैल प्रैक्टिस है, तो भाई हम तो आपके साथ, आपकी हमारे साथ कौन सी पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट ऐसी रही जिसमें हमने आपके साथ कोई ताउन किया हो या आपने हमसे कोई ताउन मांगा हो। आज तक तो आप हमें बैंड करने पे तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो हाउ कम, मैं जानना आपसे ये चाह रही थी, ठीक है आपने कहा कि आइन में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आप भी जानते हैं कि करप्शन होती है, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, लोग खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वही वाली बात है जो अदालत में कहेगी कि जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कम से कम ओपन बैलेटिंग नहीं हुई, अदालत की एडवाइजरी नहीं आई, आप लोगों ने आईनी तरमीम नहीं करने दी या नहीं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक नजर तो आई ना, एक सिंसियर एफर्ट पीटीआई हुकूमत की जिन्होंने कोशिश की थी कि ओपन बैलेटिंग हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने 3 दफा आपने हुकूमत ली, 2 दफा पीपल्स पार्टी ने ली, उससे पहले वाला भी छोड़ दें, तो उसके बाद आप लोगों की कभी कोई एफर्ट जो मिसाक़े जमहूरियत के तहत ही सही कि जी इसको रोका जाए और रोकने के लिए आइन में तरमीम की जाए या कोई भी तरीका अपनाया जाए, अगर बेसिकली आइन में तरमीम की जाए जो कि इसका वाहिद हल है, कभी आप लोगों ने कोशिश की, अटेम्प्ट की सर? अच्छा देखिए नादिया, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग विदाउट एनी फियर ऑफ व्हाट हु सेज, क्या कहता है कैसे बात होगी, मैं तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का बड़ा ज़बरदस्त हामी हूँ। मेरे सामने तो ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मोहसिन लगारी थे, वो तो हमें पता है कि पैसे नहीं दे सकते थे किसी को, और वो किसी भी पार्टी के नॉमिनी से बेहतर चॉइस थे और सेनेट का इलेक्ट हो गए। मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की कलेक्टिव विजडम को अंडर क्वेश्चन आने पर और कुछ चंद अफराद की बुनियाद पे एक बड़ी कलील सी तादाद, एक बड़ी छोटी माइनॉरिटी की वजह से पूरी पार्टी को ब्रांड आप पार्लियामेंट्री पार्टी हो, तो आई टेक इट एज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस टू दैट। मैं तो इस पर बड़ा नाराज़ होकर बात करता हूँ कि हाउ कम आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें, और उसमें बड़े करैक्टर के लोग बैठते हैं अंदर आके, वो अपने हलकों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, एंड इट इज़ वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली। अगर वो चाहे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हों या किसी जमात के सरबराह भी कह रहे हों, तो विद इन द पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे होंगे तो हम उनके सामने जाके भी कहेंगे कि हाउ कम सर आप सारों को इकट्ठे ब्रांड कैसे करके ये बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहला सवाल बुनियादी और असूली, क्योंकि आरिफ चौधरी साहब आपके पास बैठे हैं तो आई कैन टेक लिबर्टी टू से दैट, क्योंकि वो एक आइनी माहिर भी हैं और एक कानूनदान भी हैं। पहला सवाल कि रेगुलेशन ऑफ आपके मॉरल्स की रेगुलेट करने की बात है, तो आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को आप ऐसे लोगों को टिकट दें जो ना बिकते हों, आप ऐसे लोगों को इलेक्ट कराएं। या तो अब ये भी इल्ज़ाम आ रहा है तो फिर मैं किस पे ढूंढूं जाके कि इमरान खान के ऊपर आ रहा है कि आपने 35 करोड़ रुपया लेके टिकट दिए, आपको कैसे मुमकिन है? ये तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग छोड़ के एलिफेंट ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ये क्या मामला शुरू हो गया?
मैं तो सिर्फ सवाल ये करी थी कि क्या पिछले सालों दिस इज समथिंग जो आइन के मुताबिक ही रहे तो मुनासिब होगा। तो मिसाक़ जमहूरियत में गलत शर्त डाली गई थी? नहीं, आई टेक माई पोजीशन ऑन दैट जी। मैं तो बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ कि मैं तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का विद इन द पार्टी, मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट में, आपके सामने, बाहर, मैं तो वोट को विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी किसी भी उसके बगैर वोट को एक्सरसाइज करने का मकसद खत्म। तो फिर तो आप नॉमिनेशंस रख लें ना, आप ऐसे कर लें कि आपने सिर्फ नॉमिनेट करने हैं अपने लोग, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर आप कहें कि आपने लिस्ट भेजनी है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर दे। ठीक है, इलेक्शन नौशीन हामिद साहबा से बात करें। नौशीन हामिद साहबा, अब ये है कि आप लोगों की भरपूर कोशिश थी कि ओपन बैलेटिंग हो, वो नहीं हो रही, अब सीक्रेट बैलेटिंग पे जा रहे हैं। आज जो फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, शफकत महमूद साहब, बाबर अवान साहब, ये लोग इलेक्शन कमीशन भी गए, वहां भी उन्होंने कहा कि जी अब आप शफाफियत को यकीनी बनाएं, प्लस टेक्नोलॉजी का जो है उसको इस्तेमाल करें। क्या आपके जहन में तजवीज़ है किस तरह से वो इस्तेमाल की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन पे क्या बाइंडिंग है कि वो करे ताकि वोट जो है वो किस तरह से मेक श्योर हो कि आइडेंटिफाइबल है, बाद में आप लोग चाहें तो पता चला सकें कि आपका कौन सा बंदा बिक गया? देखें, ईसीपी का जैसे अभी बारी साहब ने भी जिक्र किया था, जो आर्टिकल 218 उसकी शिक 3 है, उसके अंदर ईसीपी को एम्पावर किया गया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। और करप्ट प्रैक्टिसेस यही है ना, बाइंग एंड सेलिंग, जब आप अपनी पार्टी के मॉरल से हट के आप किसी ज़ाती मफाद की वजह से या जो भी होता है, बाइंग सेलिंग की वजह से जो भी मंडियां लगती हैं, आप अपना वोट जो है उसका मिस यूज़ करते हो, पार्टी से हट के यूज़ करते हो, तो ये ईसीपी के पास ये प्रोविज़न मौजूद है। और जिस तरह से अभी मलिक साहब खुद बात कर रहे थे कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम होना चाहिए, उससे हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो जज़ा और सज़ा किस तरह होगी? जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हु इज़ द कल्प्रेट, तो आप वो जज़ा सज़ा का निज़ाम किस तरह से लाएंगे? वो तो सेकेंड स्टेज है ना, कि जो कोई अपनी वायलेशन करता है उसके लिए क्या होगी, मगर सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और उसके लिए ये वाहिद तरीका, देखें, अगर इलेक्शन होता है और सब अपने अपने प्रोपोर्शनेट वोट्स लेते हैं, तो आई थिंक किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उस वो बैलेट पेपर्स की जो है सीक्रेसी को टच करने की। पर अगर इन केस आपके जो नंबर गेम है उससे हट के अगर बैलेटिंग होती है, तो मैं समझती हूँ कि पार्टी के चेयरमैन को राइट होता है कि वो ये चेक करे, और उसके लिए यही तरीका है कि वो ट्रेसेबल बैलेट पेपर हो, उसके ऊपर कोई बार कोड लग सकता है, उस पर कोई सीरियल नंबर लग सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर करना चाहेंगे तो ईसीपी में समझती हूँ कि एक दिन के अंदर भी कितने थोड़े से तो पेपर्स शाया होने जी, तो 1700 पेपर्स को शाया करने में कितनी देर लगती है? तो आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल, और ये इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा चौधरी साहब, किसी उस कल्प्रिट को जिसने बाइंग सेलिंग की है सेनेट के इलेक्शन में, अपना वोट बेचा है, उसको आप जजा और सजा की जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, जजा और सजा सही कह रही है नौशीन साहब, कैसे होगी अनलेस एंड अनटिल आप उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। अब उसको आइडेंटिफाइबल, क्योंकि मुझे अब उसकी बात से याद आया कि एक सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, 14 लोग मिसिंग थे, 14 लोग इधर से उधर खिसक गए। आज तक ना पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन देख सकी कि वो लोग कौन थे, कौन गायब हो गए, किसने वोट नहीं दिया या उनके हक में वोट नहीं दिया, वो नहीं हो सका। तो ये कितना किस हद तक हेल्प आउट करेगा और इसका क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन बड़ी महदूद है इस मामले में, क्योंकि किसी शख्स को ये जानना, उसके बैलेट पेपर को देखना कि कहाँ किसने वोट डाला है, वो इस तरह मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस वक्त वो वोट उसके ऊपर बोर्ड लगा के उसको जाके बैलेट बॉक्स में डाल देता है, तो उसके बाद तो वो आइडेंटिफाइएबल होता नहीं है। उसका एक तरीका तो ये होता है कि अगर अपने तौर पर उस वक्त कोई शक महसूस करता है तो वो कहे कि जनाब मुझे ये बैलेट पेपर चेक करा दिया जाए, लेकिन वो उससे फिर उसकी खिलाफ वर्जी होती है 226 की। तो उसका दूसरा तरीका फिर यही आइडेंटिफाइएबल जो है, इस तरह का बैलेट पेपर जारी किया जाए जिसको इलेक्शन कमीशन के पास अमानत हो, चूंकि इलेक्शन कमीशन बेसिकली कस्टोडियन है सारे बैलेट पेपर्स का जो भी इलेक्शन में छपते हैं। तो वो अगर कोई शक इस तरह का इल्जाम लगाता है, किसी पे शक जाहिर करता है, तो फिर वो जाके चेक करे, और उससे ये होगा कि ये इसका एहतमाल खत्म हो जाएगा कि किसी गलत शख्स को खामखा आप मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो और आपस में ये ड्रम बीट कर रहे हो उसके खिलाफ के खिलाफ शख्स बिक गया। सीधा सीधा पता चलेगा कि अगर बिका है। अच्छा, अब उसके को आगे पकड़ने का क्या तरीका है कि क्या एक बात आज एक और प्रोग्राम में हो रही थी जिसको मैंने उन्हें कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी ने कहा ओ जी वो तो वोट किसी का अपनी मर्जी है जी, जमीन का वोट, ये जमीन का वोट नहीं, ये पार्टी का वोट है।
जो कि पार्टी बेसिकली वोट लेके आती है अपने सियासी प्रोग्राम को, अपने एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसका एजेंडा उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जो अक्सरियत पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में है वही ऐवान बाला में ना हो। और अगर कोई शख्स पैसे लेकर किसी के साथ फेवर करते हुए उसका वो मैंडेट मैं समझता हूँ उस पार्टी का चोरी करता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर सेनेट जो आ जाती है उसकी मुखालिफ, तो वो अपना एजेंडा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये उसका आईनी हक है कि उसे उस तरह की प्रोपोर्शनेट, अगरचे उसका तरीकेकार वोट के जरिए ही रखा गया है, किसी की सिलेक्शन पे नहीं रखा गया, बल्कि अब तो आइंदा ये तजवीज भी आएगी कि इलेक्शन डायरेक्ट हो सेनेट का। तो फिर वो शख्स अगर साबित हो जाएगा कि किसी ने वोट बेचा है तो उसको आप सादिक और अमीन के जिम्मे में भी ला सकते हैं और उसके खिलाफ सजा भी उसे दे सकते हैं। और लेकिन आइडेंटिफाइएबल होना बहुत जरूरी है। जहां तक अहमद खान साहब ने फरमाया, ये उनकी सच्चाई या अपने तौर पे बहुत आला इंसान है, मैं उन्हें कभी नहीं एतराज करता उनकी किसी बात को, लेकिन मसला ये है कि आइन अपने तौर पर जामद और साकत नहीं होता। वक्त के साथ एक वक्त ऐसा नहीं था जब यानी सेनेट लोग बिकते हो इस सतह के ऐवान में। अब जब सारी दुनिया को पता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरमीम हो चुकी है ना, आइन की इज्जत हम तभी बहाल कर सकते हैं कि ऐवान बाला की इज्जत इसी 1973 के आइन में अब तक 25 तरमीम हो चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि वोट जो है वो जमीर का नहीं होता, वोट जो है वो पार्टी का होता है। अच्छा सदीर जान, एक और चीज बताएं, अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कह तो दिया है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, शफाफियत को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई प्रपोजल, मुझे याद है कि इलेक्शन कमिश्नर को कहा था, एक तो सजाओं वाली आपने बात की, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन इसकी आइडेंटिफाइबल बनाने के लिए या करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई तजावीज़ थी इलेक्शन कमिश्नर के पास? देखिए, उन्होंने दो टोक कहा था कि किसी तौर पर हम आइडेंटिफाइबल नहीं बनाएंगे इसको और एब्सोल्यूट सिक्रेसी होगी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। इसी पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें रूल्स तो बता रहा है, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बता रहा, जो कि हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने एक मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें हमने FIA, स्टेट बैंक, NAB, इन तमाम के नुमाइंदे जो हैं वो शामिल किए हैं। इस पर बड़े एक अटॉर्नी जनरल की बात है, फिर इजाज़ लहसन साहब ने बात की। पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि जो ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा वोट खरीदने के लिए, वो इतना ईमानदार होगा कि वो बैंकिंग चैनल से पैसे ट्रांसफ़र करेगा MPS को कि यार ये 5 करोड़ रुपए मैं भेज रहा हूँ बैंकिंग चैनल से, तुमने वोट इधर डालने हैं, और फिर इजाज़ फालूदे वाले को देगा। ठीक है, इजाज़ लहसन साहब ने कहा कि इस तरह के कामों में जो पैसे इस्तेमाल होता है वो मंशियात का, वो करप्शन का, वो लूट मार का होता है, वो बैगों में दिया जाता है। फिर वो आपको याद होगा जब अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अब तो कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए जो सर्विसेज फराम कर रहे हैं कि पैसे हमें दो, आगे हम देंगे, वोट तुम्हें डलवाएंगे और इसमें हमारा कमीशन होगा, और अगर पैसे बाहर लेने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब जरा बात ज्यादा हो गई है, नजरें ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा दुबई में अगर डिलीवर करेंगे तो कमीशन उसका ज्यादा होगा। दूसरी जो बात अहमद खान साहब कर रहे हैं, इसके ऊपर 7 वकला ने दलाइल दिए, जो मलिक अहमद खान साहब बात कर रहे हैं कि ये मोरालिटी का सवाल है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन 7 के 7 वकला के उन दलाइल को जो अहमद खान साहब बात करें अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मेंटेनेबल है, हम इस पर राय दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और सिर्फ एक जज साहब है जिन्होंने कहा है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तो लिहाजा में या अफरीदी साहब ने दिया। दूसरी जो बात अहमद खान साहब ने कहा, ज़मीर की बात की, इस पे इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक ये समझता है कि मेरी पार्टी के सरबराह ने टिकट ठीक बंदे को नहीं दिया, वो ओपनली खड़ा होकर वोट उसके खिलाफ दे, इसलिए कि नायल तो वो हो नहीं सकता, डिस्क्वालीफाई तो हो नहीं सकता, वो तो 2 चीज़ों में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के वोट के ऊपर पार्टी पॉलिसी को फॉलो ना करे, या बजट, मेरा ख्याल है बाकी आरिफ चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर वो नायल नहीं हो सकता कि वो अपनी पार्टी के सेनेटर के अलावा अगर किसी को वोट डालता है। इस पर रज़ा रबानी साहब ने कहा, देखें जी पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात हैं, उसके पास स्क्वाड नहीं होगा, उसके पास गार्ड नहीं होंगे, वो कैसे फिर उसके ऊपर ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर डीप स्टेट को ले आए सारे मामला। उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आप ये बात ना करें, तारीख भरी पड़ी है और पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की बेतहाशा तादाद है जिन्होंने खुल के डंके की चोट पे इख्तिलाफ किया, ज़मीर की आवाज़ पे किया। अगर ज़मीर की आवाज़ पे करने ऐसे लोग मौजूद हैं, तो अगर ज़मीर की आवाज़ पे करने और फिर वो जनरल ज़मीर या उस तरह की बात, फिर मामला मुख्तलिफ होगा। और वो वाले ज़मीर याद है, अपना ज़मीर नहीं याद है। अपना ज़मीर। और दूसरा, अहमद खान साहब जिस तरह बात कर रहे थे, देखें जब 14 सेनेटर जो आपने हवाला दिया सादिक संजरानी साहब वाला, तो उस वक्त आप याद करें ना क्या क्या बयानात आए थे कि इन्होंने गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपा है, हम पता चलाएंगे, तो उस वक्त उनकी भी फिर आजाद नहीं हुए। ठीक है। अच्छा नौशीन हामिद साहब, अब मसला यहाँ पर ये तमाम चीज होगी। अभी जो मलिक साहब ने कहा, इस पे मुझे आपके कमेंट्स लेने हैं कि वोट अपने जमीर के मुताबिक दे, मतलब वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी होनी चाहिए। वोट जो है वो जमीर का होता है या अपनी पार्टी का होता है?
देखिए जी, मॉरली तो बिल्कुल पार्टी का वोट होता है, क्योंकि आप जिस सीट पर बैठे होते हैं वो आपकी पार्टी ने आपको दी होती है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि जी वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक दें, मगर पार्टी की जो मैं समझती हूँ कि सीट के ऊपर जो आया है उसका वोट जो है वो पार्टी का आइन ही में तो होता है। यही दर्ज है ना जी। अभी तक जो आइन हम फॉलो कर रहे हैं 1973 का आइन आज 2021 तक, अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जमहूरी हुकूमतें आई हैं, छोड़ दें उसके अलावा, वो तो सब इस पे मनो तस्लीम करती है कि जी ये इस्तेकाक है, एक जाती एक चीज है, जी बिल्कुल। जमीर की आवाज के मुताबिक। ये बड़ा जमीर आजकल सबको याद आ रहा है। देखिए, ज़मीर की अगर आवाज़ हो तो फिर ज़मीर की आवाज़ को किसी डब्बे में खामोशी से नहीं जाना चाहिए, उसको फिर अलल ऐलान जो है वो सामने होना चाहिए, फिर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर उसकी ज़मीर की आवाज़ है और वो समझता है कि मैं मॉरली मैं ठीक कर रहा हूँ, ज़ाहिर है जो ज़मीर को तो हम यही कहते हैं ना कि वो अपने आप को मॉरल ग्राउंड्स पे स्ट्रॉन्ग समझता है, तो फिर वो सामने आए, आके अपनी पार्टी को फेस करे और कहे कि जी ये आपने गलत किया और मैं इस डिसीजन के साथ स्टैंड नहीं करता। और जिस तरह से अभी सिद्दीक जान ने बताया कि वो कोई ना डिस्क्वालीफाई हो सकता है ना वो सीट उसके पास से जाएगी, तो फिर उसको किस चीज़ का डर है? तो ये तो सिर्फ उस सूरत में होता है जब वो मॉरली करप्ट होते हैं और जिस वक्त वो बाइंग सेलिंग करते हैं और पैसे के एवज अपना वोट बेचते हैं, वहाँ पे ज़मीर की आवाज़ अभी भी ये इन है, अभी हो रही है बाइंग सेलिंग इस्लामाबाद में, वाकई अभी भी लोग ब्रेकर्स लेके बैठे हुए हैं या? देखें, इस्लामाबाद का तो मैं कुछ इतना नहीं कह सकती, मगर कुछ प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पर मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोशिशें जारी हैं। पंजाब में तो जी गल मुक चुकी है, जी, सिंध रह गया, केपी के रह गया, जी, मतलब कि सिंध वगैरह में थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ कि वहाँ पे चूँकि इस चीज़ का कल्चर मौजूद है, और कुछ आज हम सुन रहे थे कि कुछ MPs गायब भी हुए हैं, उनके फ़ोन बंद हैं। हाँ, खुर्रम शेर ज़मान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 3 MPs को अगवा कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। तो ये मैं इसलिए अब वो बाय फोर्स करते हैं, ब्लैकमेलिंग से करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं, पर इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही PTI ने ये स्टैंड लिया। और इवेंचुअली मैं समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें से करप्शन ख़त्म होगी और लोग जो हैं वो अपनी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे। तभी जब आप इस किस्म के लेजिस्लेटर्स लाएंगे जिनकी अपनी मॉरल ग्राउंड से, तभी आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब मुझे बताएं, जिस तरह से अभी कहा मलिक साहब ने भी कि जी वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी के हक में है, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर मुझे उसमें रहते हुए कोई तरीक़ाकार बताएं कि आप करप्ट प्रैक्टिस को रोक भी सके। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यही तरीका है कि आप जिसके बारे में आपको शक हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप देखें इन दिनों एक दिलचस्प बात हो रही है, खुद मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि जनाब हम थोड़े वोट हैं हमारे। भाई अगर आपके वोट थोड़े हैं तो आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके वोट ज्यादा हो जाएंगे? इससे ज्यादा ओपनली इस बात का एतराफ कैसे किया जाएगा कि जनाब हम वोट जो है हमारे लोग जो है जिनको आपने टिकट दिए हैं वो वोट हासिल कर लेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जो बड़ी शर्मनाक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब तक जो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई, वो उसकी वजह यही थी कि गवर्नमेंट्स जो थी जिनकी होती थी ऊपर सेनेट को मुखालफ हो जाती थी, नीचे गवर्नमेंट प्रोविंस की किसी और की है, वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए अपना ऊपर भी ऐवान उसी तरह चाहिए जिस तरह नीचे है। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त मुल्क इस बात का मुतम्मल नहीं हो सकता, ये तो पूरे का पूरा सिस्टम बदलने वाली बात है कि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो तादाद में कम है, इक्तदार में नहीं है, उसको यानी आप इक्तदार वाली पार्टी को जो अक्सरियत में है उसे डिसलॉज करने के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि यानी हॉर्स ट्रेडिंग बड़े कवर्ड अंदाज में करके लोगों को आप यानी उसके बाद सेनेट का चेयरमैन उन्हें बनाए और उसके बाद गवर्नमेंट को चलता करें। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसा काम जो है ये क्रिमिनल है, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो अपने इस मौकफ के बारे में नजरसानी करें। अच्छा, और मैं समझता हूं कि पीटीआई हैज वॉन अगेन दिस टाइम। ठीक है मलिक साहब, मुझे एक बात बताएं, आप अच्छी बात है, आपकी राय का एहतराम है, आप बड़े हामी आप कह रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग के। सर मुझे बताएं, सादिक संजरानी केस में 14 मेंबरान आपके गायब हुए और जिसकी वजह से आप लोगों को अदम एतमाद तहरीक में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। उससे पहले आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपसे मुराद ऑपोजिशन, वो ट्रेस हुए, कोई कार्रवाई हुई? अगर उस वक्त वो ट्रेसेबल होते तो हो जाते ना, आइडेंटिफाइबल होते तो। नहीं देखिए, मुझे इस बात से तो इत्तेफाक है कि कोई ऑड इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, मैं इस बात से तो ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ, ये दुरुस्त है।
लेकिन वो फतह जो थी आज उस जमात की बनी जिस जमात का आज ये दावा है, और वो उन्होंने क्लेम किया, गवर्नमेंट की विक्ट्री के तौर पर उसे क्लेम किया। तो मेरा सवाल आपके सवाल से ज़रा मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बहस में हूँ। मेरी बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नो बडी टू, इस सुप्रीम कोर्ट के पास ये कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस चीज़ पर राय दें जो हम बहस कर रहे हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल ज़रूर है कि वो सदारती रेफरेंस में अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये राय दे सकती थी कि ये जो मैटर है ये एक सब ऑर्डिनेट एक सब जो आइन के ताबिक कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, उसके साथ आप ज़रूर इसको कंडक्ट कर लें। इस किस्म की कोई राय देना सुप्रीम कोर्ट के पास मकसद था। ठीक है। जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस नहीं कर सकती, जो मॉरल क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलेट करने की, ये जो ऑबिटर डिक्टम होती है ना कि आप सवाल कर रहे हैं और उसके जवाब के नतीजे में कौन क्या कह रहा है कि किस वकील की क्या बहस है और कोर्ट ने उसके ऊपर आगे से सवाल क्या किया किसी नतीजे पे पहुंचने का, तो वो किसी एडवाइजरी की रेशियो डिसाइडेंडी यानी किसी की बुनियाद पर किया गया फैसले के तौर पे नहीं लिया जा सकता। अब कोर्ट के अंदर कोई सवाल जवाब होते हैं तो एक बड़ा अजीब रवाज आज चल गया है कि आप उसी वक्त उनके टिकर्स रिपोर्ट करने का, हालांकि जज साहिबान किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई सवाल जवाब कर रहे हो, कोई ना कोई तरीक़ेकार होता, ये मकसद कतई नहीं होता कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट की बहुत में रहे। ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात बताएं, अब ये है कि वोट या बैलेट आपका आइडेंटिफाइबल हो सकता है या ट्रेसेबल हो सकता है आफ्टर पोलिंग या आफ्टर बैलेटिंग, तो अब मुझे बताएं कि अभी भी आपको लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे? नहीं, देखें ना, अगर आप पर्टिकुलरली उस बहस से बाहर निकल के कोई बात कर रही हैं, यानी जो सीक्रेट बैलेट वर्सेस ओपन बैलेट है, तो उस पर तो मैंने अपना जो मौक़िफ़ मेरा था वो आज भी है और उस पर मैं उसी तरह से कायम हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने बात हुई, इसमें अगर किसी शख्स के कोई बहुत मुदल्लल आर्गूमेंट्स थे या जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक थे या जो पॉलिटिकली करेक्टनेस के साथ आर्गूमेंट्स थे, तो वो सेनेटर रज़ा रुबानी साहब के आर्गूमेंट्स थे। बट एनीवेज, लीविंग इट असाइड कि उस दौरान किसी जज साहब ने क्या कहा, ज़रूरी नहीं है कि उन जज साहब के बयान के साथ मैं भी मुत्तफ़िक हो जाऊँ कि उन्होंने क्या सवाल उठाया। हो सकता है उन्होंने सिर्फ अपनी किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए उठाया। अब रह गया जो सवाल के यूसुफ रज़ा साहब के इलेक्शन में, तो इट्स अ वेरी ओपन इलेक्शन। यूसुफ रज़ा साहब के इलेक्शन में ये गवर्नमेंट जो है ये कुछ जमातों के इत्तेहाद के नतीजे में कायम हुकूमत है। अब फॉर एग्जांपल पीटीआई के पास अगर अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मेजॉरिटी होती तो पूरे इत्तेहाद आपकी पूरी पीडीएम के वोट्स भी उनको मीट नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट के पास इससे बढ़तरी हासिल है, तो फिर आप सिर्फ जमीर वाले वोट पे आप लोग तकिया किए हुए थे ना सर, डिपेंड कर रहे थे। नहीं, प्लीज काइंडली रोक लेना बात को यहाँ पे, आप समझे तो मेरा ख्याल मैं आपका मसला हल कर दूंगा। देखिए मसला है क्या कि तहरीक इंसाफ भी इत्तेहादी पोजीशन में खड़ी है ना। अगर एमक्यूएम डिसाइड कर लेती है नॉट टू सपोर्ट, वो कहते हैं कि जी वजीर आजम के लिए तो हमारी हमायत हाजिर है कि उनकी गवर्नमेंट रहनी चाहिए, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट होल्डर को हम सपोर्ट नहीं करते और हम पीपल्स पार्टी या उनके टिकट होल्डर को हम सपोर्ट कर देते हैं, तो देन व्हाट? आपने राब्ते किए एमक्यूएम से? पीएमएलएन ने किए? बिल्कुल, एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने ये बताया है, उनकी जो उनसे मीटिंग्स हुई हैं वो इस नुक्ते पे हुई हैं कि आपकी एक सीट सेनेट की हासिल करने के लिए भी 3 लोगों की शॉर्टेज है, तो इट्स क्वाइट फेयर पॉलिटिकली कि वो ने कहा कि फिलहाल जो इत्तलात है उसमें एमक्यूएम ने उनको मना ही कर दिया। एमक्यूएम फिलहाल इस लॉलीपॉप में नहीं आई है, बट एनीवेज उस दिन क्या होता है गॉड नोज बेटर। लेकिन सदीक जान साहब 20 का तकरीबन फर्क वो बता रही है जो यूसुफ रजा गिलानी, अगर हम उस पर आ जाते हैं हफीज शेख के मामले पर, बड़े पुरुमीद थी ना पूरी पीडीएम। आज तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी एक खत लिख दिया है कि आप हमें अपना वोट दें इसके लिए, इलेक्शन सेनेट के लिए। बट एनीवे अब भी क्या इतनी ही पुरुमीद और इतनी ही कॉन्फिडेंट होगी पूरी पीडीएम अगर आइडेंटिफाइबल वोट होता है, बैलेट होता है, तो उसके बाद भी कितने परसेंट जीतने के चांसेस बढ़ गए या कम हो गए? देखिए, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो भी फैसला सामने आता है, क्योंकि बाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में। और अगर जिस तरह से आज हम सारा दिन टीवी चैनल्स पर सुनते रहे और बड़ा आसान सा बनाकर पेश कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 226 के तहत होंगे, खुफिया होंगे, और हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो मुस्तरद हो गया है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। ओपन बैलेटिंग पहले भी ये नहीं था कि ओपन बैलेटिंग कैसे होगी कि हाथ खड़े करके बताएंगे कि हम इसके साथ हैं, या वो दिखा के बैलेट डालेंगे। पहले भी यही था
कि वोट इसी तरह से खुफिया ही डलेगा जैसे पहले डलता है, सिर्फ आइडेंटिफाइबल होगा। ये ओपन था, तो अगर आप आइडेंटिफाइबल हो रहा है तो इसको आप ओपन नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर इतना ये आसान हो रहा है, अभी तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये इतना आसान फैसला था और अगर इतना क्लियर फैसला था, जिस तरह से मिठाइयों के डब्बे खुल गए, रसगुल्ले खा लिए गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, दोनों तरफों ने खाए अभी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 9 घंटे ना लगते, 9 घंटे बाद भी कोई, अभी तक मैंने अभी आपके प्रोग्राम के दौरान भी चेक किया, कोई नहीं ऐलान सामने आया। तो इसका मतलब यह है कि मामला इतना सादा नहीं है जितना सुबह से बना के पेश किया गया। उसकी रीज़न ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की थी, अभी ये डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या लिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती तो क्या फिर इलेक्शन जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर होंगे, क्या इलेक्शन फिर दोबारा होंगे? क्योंकि एक और 59 आर्टिकल 59 का जिक्र आया जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती, यानी पीटीआई का ये हफीज शेख साहब ने बनने जो इनके वोट हैं और वो नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर क्या ये इलेक्शन दोबारा होगा मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अगर नहीं मिलेगा तो? दूसरी बात इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का इंतजार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ चीज। बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन का जरूर इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ट्रेसेबल अब हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई तरीक़ेकार वाज़े कर देता है तो फिर बड़े लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, और अगर ट्रेसेबल नहीं होते तो फिर बहुत से लोगों के लिए आसानियां भी हो जाएंगी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।